22 सितंबर की रात हर अव्वल दस्ते की 2 पलटनें रज़्म हक़ व बातिल के लिए रात 8:30 से 10 बजे राह शहादत पर गामज़न हुई। उन्हें खामोशी से छुपकर दुश्मन के नज़दीक पहुंचना, उनकी पोस्टों और बनकरों का जायज़ा लेकर रेकी करना, उनकी बनावट और महल वक़ू से आगाह करना था। उन इत्तलात की बुनियाद पर ही हमले का सारा मंसूबा तकमील पाया था। हमले की तैयारियों में अव्वलीन अहमियत दुश्मन से मुतालिक मालूमात को दी गई थी। इन मालूमात के हसूल के बाद ही एडवांस इज्तिमा गाहों में मौजूद हमला आवर फ़ौज ने रूबो अमल होना था। भारतीय तोपों और जंग में काम आने वाले तमाम हथियारों गोला बारूद का ज़ख़ीरा करने का दिक्कत तलब फरीज़ा सिंध रेजिमेंट और NLI ने अंजाम दिया। इन रेजिमेंटों ने 19,000 फीट की बुलंदी तक राशन और गोला बारूद पहुंचाना था। रात की तारीकी, बर्फ़बारी का तूफ़ान, अजनबी और जानलेवा रास्ता, जहां कदम कदम पर अंधी और गहरी बर्फीली खाइयाँ अपना मुंह फाड़े इन्हें हड़प करने के लिए मौजूद थीं। उन रास्तों पर चलकर उन्होंने हमला आवर सिपाह को राशन, एमुनेशन और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ें ही सप्लाई नहीं करनी थी, बल्कि ज़ख्मी और शहीदों को भी निकाल कर महफूज मकामात तक पहुँचाना था। हर अव्वल दस्तों और हमला आवर फ़ौज के हर जवान और अफसर ने 30 से 40 किलो वज़न उठाकर दुश्मन पर यलगार करनी थी। उन्हें कम से कम 24 घंटे तक अपने वसाइल पर भरोसा करना था। पहली दोनों पलटनें ताईद-ए-इज़्दी के साथ अपनी पनाह गाहों से निकली और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के ये जांबाज दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उनके बिल्कुल करीब उसके मोर्चे तक पहुंच गए। उन्होंने अपने फ़राइज़ कमाल जुरात से अदा किए और दुश्मन के बंकरों, हिफाजती निज़ाम, खंदकों का रात के बर्फीले अंधेरों में जायज़ा लेने के बाद मुकम्मल मालूमात पहुँचाईं। 23 सितंबर का सारा दिन उन्होंने रात दुश्मन के नज़दीक और बर्फीली चट्टानों की ओट में छुपकर गुजारा और उसकी तमाम नकलो हरकत का जायज़ा लेते रहे। 22 सितंबर की सारी रात, 23 सितंबर का सारा दिन और रात भी उन्होंने दुश्मन की गनों के बिल्कुल नीचे इंतहाई गैर महफूज चट्टानों की ओट में बसर की। 24 सितंबर की रात आ गई। 24 सितंबर की सुबह भी गुजर गई। अब मंसूबे के अगले हिस्से पर अमल शुरू हुआ। दुश्मन के साथ धोखे की चाल चलने के लिए कायद ओपी पर एक महदूद हमला किया गया। उस हमले से दुश्मन की तवज्जो कायद ओपी की तरफ मबजूल हो गई। उसको यकीन होने लगा कि पाकिस्तानी फ़ौज कायद ओपी पर हमला करने वाले हैं। उस तरह दुश्मन के शुबात को तक़वियत देते हुए उसकी तवज्जो बांट दी गई। उसने कायद ओपी को बचाने के लिए अपना मनसूबाबंदी के तहत तोपखाना इधर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 24 सितंबर की रात को बाकी दोनों पलटनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और पहले से मौजूद पलटनों से आ मिली। 22 सितंबर की रात से ही SSG के जांबाज -20 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी, बर्फ़बारी और 19,000 फीट की बुलंदी पर खुले आसमान तले दुश्मन की तोपों के सामने मौजूद थे। 24 सितंबर की रात दुश्मन को हमला आवरों की खबर हो गई, फिर उसके साथ ही जांबाजों को हमले का हुक्म दे दिया गया। खुले आसमान तले दुश्मन के बंकरों के सामने मौजूद गाजियों ने पहाड़ की ढलवान पर दुश्मन के 10 से 15 गज के फासले पर बने 3 बंकरों पर 3 सिमतों से हमलों का आगाज़ कर दिया। पहले प्लाटून के जवानों को हर अव्वल दस्ते की तरफ से हमले की सआदत नसीब हुई। उन्होंने कमाल जांबाजी का मुजाहरा करते हुए महफूज बंकरों में मौजूद दुश्मन पर यलगार शुरू कर दी। 3 कमांडो बटालियन की कैप्टन सालिक चीमा अपनी प्लाटून की क़यादत करते हुए उनके अक़ब में हमला आवर हुए। कैप्टन सालिक चीमा बर्फ़ानी चीते की तरह चट्टानों पर फलांगते हुए दुश्मन के बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे। इब्राहिम कंपनी के नायक सिफ्त मोहम्मद उनके पहलों में मौजूद थे। कैप्टन साहब दुश्मन के साथ साथ दुश्मन की तरफ यलगार कर रहे थे। तोपखाना क़यामत की गोलाबारी कर रहा था। पाकिस्तानी हमला आवारों के सामने बिल्कुल खुला मैदान था, जिसकी वजह से भारतीयों ने अपने पास मौजूद हर किस्म के असले से इन पर आतिश व आहन का सैलाब बरसाना शुरू कर दिया था। नायक सिफ्त मोहम्मद ने ज़ख्मी और शहीदों को महफूज मकाम तक पहुँचाना था और वो अपने कप्तान के साहब के शाना बशाना दुश्मन की तरफ लपक रहे थे। अचानक कप्तान साहब की नज़र सिपाही मीरबाज पर पड़ी, जो शदीद ज़ख्मी हो चुका था। दुश्मन के किसी गोले ने उसके नज़दीक फट कर सिपाही मीरबाज के मुंह को बहुत ज़ख्मी कर दिया था। उसके कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था और आंखों में भी खून आने की वजह से इसे शायद ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ज़ख्मों को दूर से देखने के बाद यही अंदाज़ा होता था कि मीरबाज ज़िंदा नहीं बच सकता। दर्द की शिद्दत से वो तड़प रहा था। गोलियाँ ज़ख्मी के इर्द गिर्द ओलों की तरह बरस रही थी। कैप्टन सालिक के लिए यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बर्फ़ानी चीते की तरह अपनी जगह से लपके और ज़कन भरकर मीरबाज के नज़दीक पहुंच गए। सर, मुझे छोड़ दीजिए आप। नो, उन्होंने मीरबाज की बात को सख्ती से टोक दिया। मीरबाज ने अंदाज़ा कर लिया था कि ये कैप्टन साहब हैं, लेकिन इनकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि इसे बचाने के लिए कैप्टन साहब शहीद हो जाएं। शायद इसे खुद से ज़्यादा अपने कैप्टन साहब की फ़िक्र थी। लेकिन सालिक चीमा को कुदरत ने बहुत बड़े मनसब से नवाजने के लिए मुंतखब किया था। यह बात शायद सिपाही मीरबाज नहीं जानता था। सादिक चीमा ने बक रफ्तारी से इसे उठाया,
और नज़दीकी महफूज चट्टान के पीछे लिटाकर नाइक सिर्फ मोहम्मद को हुक्म दिया कि इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचा दे और पीछे ले जाए। इसी दौरान उनके इर्द गिर्द गोलियां बारिश के कतरों की तरह बरस रही थी, लेकिन गोलियों की बौछार में भी कैप्टन सालिक चीमा ने अपने मातहत और साथियों को नज़रअंदाज नहीं किया था। कैप्टन साहब एक एक जवान के नज़दीक पहुंचकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो अपने जवानों से ज़्यादा फुर्ती और तेज़ी के साथ बर्फ़ानी ढलवानों को चाटते दुश्मन के मोर्चों की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लपक झपक पर इनके जवान ही नहीं, आसमान भी दातों तहसीन के डोंगरे बरसा रहा था। सिपाही अली कौसर ने कप्तान के पहलू को संभाला। दोनों दुश्मन के एक बंकर की तरफ लपके। अचानक ही एक गोला इनके दरमियान फटा। दोनों तेज़ी से लुढ़कते हुए 100 फीट गहराई में चले गए। कैप्टन सालिक चीमा जल्द ही संभल कर गहराई से निकल आए, जबकि शेर अली कौसर इस अंधी खाई में फंस गया। लेकिन उन्होंने कमाल जुरात का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की इस गोलाबारी में सिपाही अली कौसर को बर्फ़ की कब्र से निकाल लिया। सिपाही अली कौसर ने देखा -10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कैप्टन सालिक का जिस्म पसीने से शराबोर था। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना तनोमंद, मजबूत और फुर्तीला इंसान नहीं देखा था। कैप्टन सालिक की जुरात ने इनके साथियों को दीवाना बना दिया था। वो तमाम जंगी एहतियातें बालाए ताक रखकर दुश्मन के बंकरों पर यलगार कर रहे थे। बरक रफ्तारी का ये आलम था कि शौक़ शहादत इन्हें यूं कशा कुशा मंजिल मुराद की तरफ ले जा रही थी। तमग़े शहादत को माथे का झूमर बनाने की इतनी जल्दी थी कि कैप्टन सालिक चीमा अपने जवानों के साथ अव्वल दस्ते की पलटनों से भी आगे निकल गए। अचानक दुश्मन की तोप का गोला उनके नज़दीक ही मौजूद सिपाही इकबाल के सर में लगा और वो जाम शहादत नोश कर गए। कप्तान साहब ने ललकार कर हुक्म दिया कि शहीद को पीछे पहुंचा दो और अपने जवानों का हौसला ऊंची आवाज़ से बढ़ाकर इन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। नाइक करीम दादो सिपाही साजिद के साथ अब वो दुश्मन की पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे। दुश्मन की पोस्ट वहां से बमुश्किल 30 गज दूर थी। इस पोस्ट में मौजूद मशीन गन हमलावरों के लिए बेपनाह मसाइल पैदा कर रही थी। नाइक करीम दादो और सिपाही साजिद ने अपने कप्तान साहब के पहलू संभाले हुए थे, जिनकी उकाबी निगाहें दुश्मन की पोस्ट पर लगी थी। सामने से इतना शदीद फायर आ रहा था कि अब 1 इंच भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन कैप्टन सालिक ने आगे बढ़ने के लिए ही आए थे और वो आगे बढ़ते चले गए। जब आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। नाइक करीम दादो और सिपाही साजिद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि इनके कप्तान साहब अपनी जगह से बर्फानी चीते की तरह जख्म भर कर आगे निकले। उनके हाथ में हैंड ग्रेनेड मौजूद था। नाइक करीम दादो और सिपाही साजिद इनके ताक़ुब में लपके। दुश्मन इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, लेकिन यहाँ रुकने वाला कौन था? कैप्टन सालिक चीमा ने नारे मस्ताना बुलंद किया और बंकल के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। कप्तान साहब के ग्रेनेड ने मोर्चे का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। कैप्टन सालिक चीमा तेज़ी से मोर्चे की तरफ लपके। मोर्चे से बमुश्किल 4-5 गज के फासले पर एक मशीन गन का पूरा बस्ट इनके कुशादा सीने में समा गया। कैप्टन सालिक चीमा पीठ के बल गिरे। उनकी गर्दन अभी तक तनी हुई थी, आंखें दुश्मन के मोर्चे की तरफ लगी हुई थी, लबों पर कलमा तैयबा का विरद था। आसमान से हुरो मलाइका उनकी तरफ लपक रहे थे और उनके साथियों के देखते ही देखते कप्तान साहब को खुल्दे बरी की हूरें अपने दामन में समेट कर ले गए। ऐसा खूबसूरत, ऐसा सजीला, ऐसा बांका और ऐसा जियाला जांबाज इसी एजाज़ का मुस्तहिक था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वाक़यात और इस कहानी से रिलेटेड और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के मुतालिक आपको इत्तलात पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।